वाला 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन में पहले हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मीनिंग डिस्कस किया था। मैंने बोला ये एक एविडेंस है, ये एक एविडेंस है जो ऑब्टेन्ड होगा। कैसे ऑब्टेन होगा? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। डायरेक्ट वाली चीजें ज्यादा रिलायबल होती है, रिटर्न वाली ज्यादा रिलायबल होती है, बराबर। थर्ड पार्टी मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स से ज्यादा रिलायबल होती है, ये इसका मीनिंग था, बराबर। उसके बाद हमने बोला मीनिंग के बाद जो ये रिक्वेस्ट है, दो प्रकार की रिक्वेस्ट हो सकती है। हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई आएगा, जिसको हम लोग एविडेंस बोलते हैं। तो एक था पॉजिटिव रिक्वेस्ट, जहां पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कंफर्मिंग पार्टी से। हम लोग क्या लिखेंगे रिक्वेस्ट में? हम लिखेंगे रिक्वेस्ट में थर्ड पार्टी को कि तू हमको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना। किसको? हमको, मतलब ऑडिटर को। और रिस्पॉन्ड करने के टाइम पे हम उसको लिख रहे हैं उसके अंदर कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना हमको, और हमको इंडिकेट करना, या हम लिख रहे हैं उसमें कि डायरेक्टली हमको रिस्पॉन्ड करो और इंडिकेट करना कि तू कंफर्म करती है कि नहीं, वेदर द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज। मतलब अगर मैंने 5 लाख बोला है डेटर बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मैंने लेटर, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर में 5 लाख लिख के भेजा है, तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट में जो मैंने लिखा है, मेरे को डायरेक्टली तू कंफर्म कर। अगर तू एग्री करती है 5 लाख से तो भी, और डिसएग्री करती है तो भी, विद द इंफॉर्मेशन द रिक्वेस्ट, मतलब 5 लाख से। तो हम बोल रहे हैं रिक्वेस्ट, एज अ रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी को कर रहे हैं, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्स करे ऑडिटर को कि वो कंफर्म करता है, एग्री या डिसएग्री, जो भी हमने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, जैसे 5 लाख हमने बोला है। और साथ में अगर चाहिए तो तू उसके रिलेटेड हमको रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन जैसे हमने लिखा रहेगा कि भाई बैलेंस कंफर्म करने के साथ में तू इसका प्रूफ भी दे दे, रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन भी भेज दे, बराबर। यहाँ मैंने बोला तो तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, एग्री कर या डिसएग्री कर, तुमको पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना ही भेजना है। फिर था एक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगेन हम बोल रहे हैं ऐसा रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी को कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करे डायरेक्टली ऑडिटर को। हम लिख रहे हैं उसको लेटर में कि रिस्पॉन्ड कर हमको डायरेक्टली, ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री। अगर तू डिसएग्री है विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट तो ही रिप्लाई करना, अदरवाइज ये रिस्की है। मैंने बोला अगर सामने रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे कि हाँ ही है, बिकॉज वो डिसएग्री पे रिप्लाई करेगा। हो सकता है उसने रिप्लाई इसलिए नहीं किया, भाई लेटर नहीं देखा हो, रिस्की है कि नहीं? क्या ये दो मीनिंग बताया था मैंने? तो इस रिक्वेस्ट का जो हमको एविडेंस ऑब्टेन होगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर हमने बोला था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को प्रोसीजर है, पहले क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करना है, सेकंड सिलेक्ट करो कौन है थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन दे, डिजाइनिंग कैसे करोगे इंफॉर्मेशन का, और एक बार बना लिया रिक्वेस्ट तो क्या करो, फॉलो अप करना पड़ेगा। हमने एक एक चीज देखा था। डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा पॉइंट थी, प्रेमा की एबिलिटी ऑथोराइजेशन, याद है कि नहीं? क्या यहाँ तक हुआ था? और मैंने तुमको एक चीज और बताया था, चाहे वो पॉजिटिव कंफर्मेशन हो चाहे वो नेगेटिव कंफर्मेशन, क्या बोला था मैंने? चाहे वो पॉजिटिव कंफर्मेशन हो या चाहे वो नेगेटिव कंफर्मेशन हो, और डेटर अपनी मर्जी से रिप्लाई करेगा। अब पॉजिटिव का मतलब है हाँ या ना। अरे वो उसकी मूड होगी तो रिप्लाई करेगा, अगर मैं पॉजिटिव भी भेज रहा हूँ वो रिप्लाई नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मैंने तुमको बताया था डेटर कब रिप्लाई करता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मॉड्यूल पे, उसके अंदर एग्जाम्पल तुमने लिखा था कि पता नहीं, डेटर को जब उसको बेनिफिट लगेगा तो रिप्लाई करेगा, अदरवाइज। जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट की बुक में 8 लाख डेटा दिख रहा था, मैंने वो लेटर डेटर को भेज दिया, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है, डेटर से आना आदमी है। सपोज पॉजिटिव ही भेजा, उसने देखा कि, सपोज नेगेटिव भेजा, पहले एग्जांपल 8 लाख रुपए डेटर है, उसने अपनी बुक में देख रहा है कि उसके बुक में तो 15 लाख देने का निकल रहा है, बराबर। और मैम की बुक में कितना दिख रहा है? 8 लाख। तुमको लगता है रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा। तो उसकी बुक में कम दिख रहा है ना, तो रिप्लाई कर दे 8 ही लाख ना, झूठ प्रूफ बना देगा। अगर सपोज 8 लाख का उसने रिप्लाई कर दिया, प्रूफ बना देगा, कल इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला 8 नहीं था, रियल में कितना था? 15, तो फंस जाएगा। मैंने बोला था कि नहीं? अच्छा अभी सपोज वाइसा वर्षा, बुक में 15 लाख दिखा रहे हैं और उसकी बुक में कितना दिख रहा है? 8 लाख। करेगा गुस्सा, साला 8 लाख देना, 7 लाख, तुरंत रिप्लाई करेगा। अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट है नेगेटिव, उससे फर्क पड़ता नहीं, डेटर अपना फायदा देखता है। ये एग्जांपल बताया था कि नहीं बताया था मैंने? बोलो यार। लो, हाँ महेश जी बोलिए। हाँ भेज रहा हूँ मैं। और दीपक यार फोन ही नहीं उठा रहा है, मैंने मैसेज डाला था ऑडियो में, उसको आप क्या बोलो, भाई ले लो चेक और ये करवा लो यार, कॉल करो, आप फोन नहीं उठा रहे मेरा। तो उनको कॉल करो साले को, ठीक है।
और मेरे को 3000 रुपीज भेजो यार। महेश जी इतना कड़की चल रहा है यार, 5000 लिए तो 2000 भेजोगे मेरे को आप? तो 2000 भेजो अभी, तुरंत भेजो यार। गरीबी में ये कर रहे हो, 4 दिन तो कुछ खाया नहीं हो यार, भेजो भाई, 4 महीने हो गए, अब भी भेजो। हाँ चलो आगे। एवरीवन, 1 रुपए नहीं छोड़ने का धंधे में कुछ मैं तो यहाँ पे। अब गाइस ये समझ गया। अब ये लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन कब भेजना चाहिए। मैं बोल रहा तुम कभी भी भेजो, मैंने लॉजिक बता दिया, सामने वाला चाड़ा है और वो एग्जांपल लिख के रखना, मॉड्यूल में आइंस्टाइन ने दिया है, सवाल बना सकते हो लोग। अब ये लोग पॉजिटिव कंफर्मेशन कब भेजने बोल रहे कि पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई द ऑडिटर इन ऑल केसेस। मतलब हाँ है या ना है तो मेरी किरण हर केसेस में रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं, रिप्लाई नहीं भी कर सकती है। और रिप्लाई करने के टाइम वो इंडिकेट करेगी कंफर्मिंग पार्टी कि वो एग्री करती है विद द इंफॉर्मेशन, और हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट किया वो इन्फॉर्मेशन भी वो प्रोवाइड कर दे। इधर का मतलब वो रिप्लाई कर भी सकती है, नहीं भी रिप्लाई करेगी तो फिर जो रिक्वेस्ट किया हमने इन्फॉर्मेशन एग्री के साथ, वो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन भी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेगा, बराबर ना एवरीवन? एटलीस्ट नेगेटिव से तो बेस्ट है ये। देयर इज अ रिस्क, अब देखो क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ रिस्क दैट ए कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। जैसे मैंने भेज दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पॉजिटिव वाला, कौन सा पॉजिटिव वाला, मैंने शिव बालक को रिक्वेस्ट भेज दिया। शिव बालक के लेटर आया, शिव बालक ने लेटर ओपन किया, देखा 6 लाख डेटर दिखा रहा है, तो शिव बालक को क्या लगा इसकी बुक में भी कितना होगा, 6 लाख। लेटर में 6 लाख पेंडिंग था, तो इसको क्या लगा इसके बुक्स अकाउंट में भी कितना पेंडिंग है, 6 लाख ही देना होगा। उसको लगा सही होगा, विदाउट शिव बालक ने अपनी बुक्स अकाउंट में चेक नहीं किया कितना देना बाकी था, और तुरंत क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, शिव बालक रिप्लाई कर दे। शिव बालक अपनी बुक्स में देखा ही नहीं, हो सकता है बुक्स में देखता तो 5 ही लाख होता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये एक रिस्क है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। अब बोल रहा है इस रिस्क से बचने का एक उपाय है, ये रिस्क से एक बचने का उपाय है। जैसे कई बार बच्चे लोग अपना टेस्ट लिख के या कुछ आंसर बिना देखे लिख के भेज देते, वो इतने पढ़ाकू बच्चे लिख के भेज देंगे सर चेक करके बताना सही लिखा गया, ओके लिख दो। अरे 1 घंटे बाद पूछेगा अरे चेक कर लिया है सही, चेक किया था क्या रियल में, क्या रियल में चेक किया था, नहीं। सेम एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी ऐसा हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो ऑडिटर ये रिस्क को रिड्यूस कर सकता है कि वो लोग विदाउट चेकिंग रिप्लाई कर देगा, तो उसको कैसे रिस्क, बाय यूजिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो बोल रहा है उस रिक्वेस्ट के लेटर में तुम अमाउंट मत लिखना कितना पेंडिंग है, तुम सिर्फ लिख देना रिक्वेस्ट में कि हमको बताओ कितना आउटस्टैंडिंग तुमको देना बाकी है, और वो अमाउंट को ब्लैंक रखना, तुम मत लिख के भेजना। मैं रिक्वेस्ट में लिख के भेजूंगा कि मैनेजमेंट की बुक में 6 लाख, हम डैश लिख देंगे ब्लैंक है, तुम भर के दो तुम्हारी बुक में चेक करके कितना पेंडिंग है। तो बोल रहे तुम क्या करो, ऑन दी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी को फिल अप दी अमाउंट और फर्निश दी अदर। अब बताओ अगर ब्लैंक रिक्वेस्ट गया, अब वो अमाउंट कंफर्म करने के लिए अपनी बुक में देखेगा नहीं देखेगा, अरे बोलो यार, फिर उसके ब्लैंक में लिखेगा। तो इसका एक फायदा ये कि वो एक बार वेरीफाई करेगा, बट इसका रिस्क भी है। डेटर बोलेगा एक तो साला हम तेरे को मदद कर रहे हैं, और तो साला फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहा है हमारे साथ, ब्लैंक भेज रहा है। हाँ, अब हम तेरे लिए वो भरे ढूंढे, घंटा लगे ना उसको, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ वो बोल रहा है यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में लोअर, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, कौन भरे। मेरे को अभी मैं उधर से आया पालनपुर से, टेस्ट लिए थे बच्चों के, तो क्या होता है तुमको तो हर जगह रेडीमेड सॉल्यूशन दिया जाता है, उससे चेक होता है। वो बच्चे बोल रहे सर वो मुस्कान मैडम ने बराबर चेक नहीं किया, उसको थोड़ी ऑडिट होता है, बीकॉम वाली है रेडीमेड सॉल्यूशन दिया है। बोला हर जगह ये होता है, आईसीआई भी रेडीमेड सॉल्यूशन देता है चेकिंग करने वाले, सर आप ही ऑडिट चेक करके भेज दो। 2 दिन हो गए मेरे गुजरात से आके, रोज मैसेज कर रहे हैं यार मैं चेकिंग करूँगी, मेरा टाइम नहीं है, मगजमारी ऐसे जाने के बाद मेरे को खाना खाना है, सोना है, मूवी देखना है, आने वाले 10 दिन जब तक बॉम्बे हूँ यही, जब तक मेरा लेक्चर नहीं खत्म यही करना है मुझे। 7-8 को बच्चों की ट्रिप पे, मेहनत के काम है, कट कमाना है, बराबर ना। तो अब बताओ कुछ चीज़ें ब्लैंक को तुम रिप्लाई करोगे, बड़ा कंटाल आएगा उसको भरने के लिए।
इससे वो रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, बिकॉज एडिशनल एफर्ट लगे, कौन वो कहाँ ढूंढने जाके, समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है ये टाइम पे तुम यूज कर सकते हो, बट अगेन मैंने बोला डेटर अपना फायदा देखेगा। आज के टाइम पे दुनिया मतलब ही कुछ फायदा होगा तो रिप्लाई करेंगे, तुम कुछ भी भेजो या मत भेजो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कब पॉजिटिव रिक्वेस्ट करना है तो ये लिखना है। अब नेगेटिव कब यूज करना है, लेकिन गाइस ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नेगेटिव रिक्वेस्ट कब यूज करना है। देखो नेगेटिव वैसे भी अनरिलायबल है, क्यों, नेगेटिव वैसे भी क्या है, अनरिलायबल है। जैसे एवरीवन, हमने चिट्ठी भेज दिया, ये मेरे पीछे वाले का नाम क्या, सिद्धिका को, सिद्धिका डेटर है, हमने इसको नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजा। अब नेगेटिव रिक्वेस्ट में कब रिप्लाई करेगी, जब ये डिसएग्री करेगी। अब सपोज हमने जो लेटर भेजा इसने ओपन ही नहीं किया हो, रिप्लाई नहीं आया, तो रीजन उसने ओपन ही नहीं किया इसलिए रिप्लाई नहीं आया, और हमको क्या लगेगा कि यार डिसएग्री पे रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई नहीं किया तो मतलब क्या किया, तो यही मानेंगे। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, एटलीस्ट पॉजिटिव में तो दोनों में चांसेस है कि रिप्लाई कर सके, ये ज्यादा रिस्की है। ऐसे चीजों को कहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे तुमको लगता है बहुत लो रिस्क है, ऐसा डेटा जो इमटेरियल है जहाँ पे रिस्क कम है, वहां पे तुम क्या भेज सकते हो, नेगेटिव रिक्वेस्ट, अदरवाइज भेजने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। देखो एवरीवन, नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परवेसिव एविडेंस। लेस परवेसिव मतलब इसका ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं, परवेसिव मतलब बड़ा एविडेंस मिलना, इससे कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड एविडेंस मिलेगा, छोटा मोटा मिलेगा, देन पॉजिटिव डेफिनेटली। Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request. बोले नेगेटिव यूज ही मत करो एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर, मतलब इसको एक मेन ऑडिट प्रोसीजर की तरह यूज मत करो टू एड्रेस एंड असेस रूमर एट असर्शन लेवल। कौन से असर्शन लेवल है, डेटर का एग्जिस्टेंस कंफर्म करने के लिए, डेटर का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसमें रिस्क होता है ना, डेटर रॉन्ग फेक भी हो सकता है, वो कंफर्म करने के लिए अकेले नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करना मुश्किल है, क्योंकि इससे जो एविडेंस मिलता है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है, लोग नहीं रिप्लाई कर रहे, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो लोग एग्री कर रहे, वो झूठ भी बोल सकते हो, जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे। अनलेस के बाद अपोजिट, मतलब तुम यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो, तो हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अनलेस एक्सेप्शन मतलब अनलेस के पहले उसने क्या बोला, तुम नेगेटिव कंफर्मेशन मत भेजो, लेस परवेसिव एविडेंस है, लेकिन अनलेस के बाद जो है ये चार सिनारियो, चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो तुम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। राइट एवरीवन, बोलो शिव बालक, मिस्टर शिव बालक, बराबर नहीं, हाँ पढ़ रहा है ना, समझ रहे हैं ना, चलो आगे बढ़े। यहां तक पहला पहला सिचुएशन है जहां पे ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ली थी डेटर्स की, और वहां पे डेटर को लेके रिस्क बहुत लोअर है, बहुत कम है, एक। दूसरा, साथ में डेटर के रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास डेटर के रिलेटेड क्या है, सफिशिएंट अप्रूव्ड एविडेंस मिल गया है कि डेटर की जो इंटरनल कंट्रोल क्या है वो स्ट्रॉन्ग है, रिलेवेंट टू डेटर। तो डेटर के रिलेटेड क्या इंटरनल कंट्रोल है, डेटर को जब उधारी में माल दो तो आग बंद करके मत दो, मैंने कहा हर एक स्टेप क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो डेटर को माल देने के टाइम पे देखो उसकी क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, मार्केट में उसका पहले का रेपुटेशन क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, पहले का ट्रेंड क्या है, लोगों से व्यवहार क्या है। अगर मैं अच्छे कंट्रोल लगा के अच्छे लोगों को उधारी पे माल बेच रहा हूँ तो मेरे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं डेटर को लेके, ऑनेस्ट लोग कोई माल बेच रहा हो तो डेटर लोग फ्रॉड करेंगे क्या, डुबाएंगे क्या, डेटर गलत रिप्लाई करेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में नहीं। तो मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस है कि यहाँ की डेटर बहुत अच्छे है, डेटर को लेके अपने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, हम क्रेडिट माल किसी को भी नहीं बेचते, जो अच्छे डेटर है जिन पे 100% ट्रस्ट है, डुबाएंगे नहीं, डेटर ट्रस्टेड है, हॉनेस्ट है। तो एक तो ये एविडेंस मुझे मिल गई ऑलरेडी, और मुझे ये भी पता चला जब इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि डेटर अच्छे तो वहाँ पे रिस्क ज्यादा होगी कम होगा। तो जहां पे तुमको डेटर को लेके, डेटर के कंट्रोल्स को लेके एविडेंस मिल गया है, डेटर के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस स्ट्रॉन्ग है, डेटर के कंट्रोल्स को लेके एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि डेटर की इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जो
अदर से मतलब उसके जो एग्जिस्टेंस कंफर्म करना है उसको लेके कंट्रोल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो एविडेंस मिल गया है। तो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग का एविडेंस मिला तो रोमन क्या होगा, कम होगा। हम लोग क्या 315 में क्या पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी मिलेगी, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है तो रिस्क क्या होगा, कम। तो जहाँ पे कम रिस्क है वहां पे मैं नेगेटिव यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव में मुझे छोटा लेस परवेसिव एविडेंस मिलता है, नहीं भी मिलेगा मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इस समझ में आ रहा है। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या दिक्कत है, ओनली सपोर्टिंग के लिए, सपोर्टिंग समझती है। मेन एविडेंस तो मिल गया मुझे, इसलिए ले रहा हूं मैं सपोर्टिंग के लिए। क्यों नहीं ले सकते सपोर्टिंग, क्या दिक्कत है। तो गाइस पे रुक जाओ, पहले तुम समझो, प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली ना कोई भी पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव, मैंने बोला सारे रिप्लाई नहीं करते। पॉजिटिव का अपने को लगेगा लोग रिप्लाई करेंगे, किसी के पास एक टाइम नहीं है। तुम पॉजिटिव भेजोगे तो हाँ कर या ना कर रिप्लाई करना है ना। सामने बोला साला अब तेरे नौकर है क्या, तो लोग क्या ट्राई करते हैं, नेगेटिव भेजे। एटलीस्ट नेगेटिव में सिर्फ कब रिप्लाई करना है, जब डिसएग्री कर रहे हैं, तो एक बार होप रहती है कि सामने वाला रिप्लाई कर सकता है। और नेगेटिव कंफर्मेशन से मेरे को कोई बड़ी एविडेंस नहीं मिलेगी, वो तो 200% राइट है और उसको अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। बट ये हम कहाँ अप्लाई करें, ओनली फॉर सपोर्टिंग। अगर मेरे पास कंट्रोल स्ट्रांग है बट स्टिल छोटा रिस्क है कि नहीं, तो मुझे कंफर्म करना है, वो छोटी रिस्क को भी मेरे को एलिमिनेट करना है। मैं एज ए ऑडिटर मुझे लग रहा है कि 30% रिस्क के डेटर में मुझे एश्योरेंस 70% ही देना है, बट मैं ऐसा ऑडिटर हूं जिसे 90% एश्योरेंस चाहिए, मैं 70% एश्योरेंस नहीं कर सकता। तो 30% रिस्क था, मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजूंगा, अगर रिप्लाई आ गया तो मेरा 10-20% रिस्क और रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। किसी को 70% डेटर में एश्योरेंस है, मुझे 90% में, तो मुझे अभी 70 ही मिला है, मेरे को 10-20% और एश्योरेंस चाहिए। कर सकता कि नहीं कर सकता, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है भाई। ये समझ में आ रहा है एवरीवन, बोलो यार, समझा जिंडी। हाँ बोल। नेगेटिव में हम क्या मानते हैं, नेगेटिव में क्या मानते हैं हम लोग। अरे लेकिन यार ऑलरेडी रिस्क कम है कि नहीं, मैंने क्या बोला, मेरे पास ऑलरेडी 70% एश्योरेंस है, बट मेरे को कितना चाहिए। हाँ मैं कहाँ कंफर्म करूंगा डेटर का एग्जिस्टेंस नेगेटिव से, जहां मैंने क्या बोला, ऑलरेडी मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि डेटर को लेके कंट्रोल स्ट्रांग है। डेटर में ऑलरेडी मेरा सफिशिएंट एविडेंस है कि वहां पे चीट फ्रॉड नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा है। बराबर, मेरा रिस्क कम है, मैं क्यों भेज रहा हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मेरे पास 70% एश्योरेंस है, मैं नेगेटिव क्यों भेज रहा हूँ, ओनली किसलिए, फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग। नहीं भेजेगा तो मैं 70 पे ही सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। समझा तेरे को, तो जो रिस्क बोल रही है मैं कहाँ भेजने वाला, हर सिनारियो में कि जहां पे मेरे को रिस्क कम है वहां भेजूंगा। मैं क्यों भेज रहा, मेरे को एक सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो तेल लेने गया। बराबर, मिला तो मिला, नहीं मिला तो तेल लेने गया। मेरे लिए ऑलरेडी रिस्क कम है, उसके लिए मेरे कंट्रोल्स का एविडेंस है। समझा, बंगाली गर्ल समझा, पीछे रिद्धिका सिद्धिका, समझ में आ रहा है, कोई पर्सनल इश्यू है। हाँ क्या बोल- मैं लगाऊंगा ही नहीं, मैंने यहाँ क्या लिखा है, पर एज ऑप्टेड ना, तो पॉजिटिव, हाँ तो पॉजिटिव लगाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आप रिप्लाई नहीं किया तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। अगर मैंने पहला एविडेंस लगाया कुछ नहीं मिला, अभी वो आगे आएगा कि जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजते तो वहां पे चार चार चीजें हो सकती है। एक तो या तो रिप्लाई आए, एक या तो रिप्लाई ना आए, फिर एक रिप्लाई आए तो हो सकता है डिसएग्री, गलत रिप्लाई है, हो सकता है रिप्लाई आए तो कंफर्म आगे आएगा। तो एक्सेप्शन बोलते हैं, हमने भेजा, उसने जो रिप्लाई किया उसमें क्या डिफरेंस है। नो रिप्लाई होता है, मैंने तो क्या बोला, इसलिए मैंने एक चीज बोला, तो पॉजिटिव भेज या नेगेटिव भेज, डेटर मूडी आदमी है तो वो तो अपने फायदे के हिसाब से भेजेगा। ये समझा मैंने क्या बोला। क्यों बालक, मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, जा सकता है तू। साला तेरी गर्लफ्रेंड हूँ क्या मैं नाराज हूंगा। हाँ, तुम लोग घर से डब्बा लाओ, 4 माले को बोलो डब्बा कैरी करा करो, जब बड़े लेक्चर होते हैं ना डब्बा कैरी करा करो। सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करो, जब भी ब्रेक मिलती है तब खाओ, चालू लेक्चर में भी खाओगे चलेगा नहीं।
अच्छा खाओगे तो 8 घंटे भी बैठोगे। गुजरात के बच्चे क्यों बैठते, घर का खाना लेके आते। बच्चे लोग वहां पे 8-10 घंटे लेक्चर बैठने के बाद, मैंने क्या बोला, और 4-5 घंटा बैठ के पढ़ते हैं। और इस बार की जो ऑडिट की बैच, मेरे को जो इंटर की बैच मिली है, आग लगा दी। ये मेरे फाउंडेशन के ही बच्चे जिसपे 60% रिजल्ट आया था, जिनको मैंने लॉ पढ़ाया था, 60%। 300 के ऊपर तो 3-4 लोग थे। ये बच्चे जाते ही नहीं है। मतलब वो साले जनवरी वाली की एग्जाम आ रही है, वो लोग रिवीजन लेक्चर होने के घर भाग जा रहे। ये लोग का पहली बार लेक्चर हुआ 1, 11, 3rd, तीनों का टेस्ट दी, तो वहीं पढ़े रहते, बैठ के पढ़ते रहते। डब्बा लाते, सफिशिएंट खाना पीना लाते, सैलेड लाते हैं, या फिर अगर किसी का डब्बा खत्म हो गया तो हेल्दी चीज, काजू बादाम चना सिंग, ऐसे चीजें बेल बिल कैरी करते। यार तुम खाओ ना तो 10 घंटा भी, आज के लोग 15 घंटा काम नहीं करते, करते कि नहीं करते। स्टूडेंट तुम यंग लोग है, बस खाना पीना होते रह जाए। अब बताओ, मैं 10:30 बजे खा के निकला हूँ, तुम यकीन करो मेरे को अभी 2 बजे भूख लग गई थी। तुम सुबह से आए, तुमको भूख नहीं लगेगी? तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं काम करता है, क्यों सर दुखने लगता है? तुम सफिशिएंट इनटेक नहीं ले रहे हो, सफिशिएंट खाना पीना कैरी करो यार। खाएंगे नहीं इतना लंबा कैसे बैठोगे? खाओगे तो दिमाग चलेगा, तब तुम 10 या 12 घंटे भी बैठ जाओगे। यही फर्क है, डिफरेंस। यहाँ के बच्चे कचरा खाने वाले बच्चे, घर से डब्बा नहीं लाएंगे, वो जाके तुम कचरा खा के आओगे, कितना कचरे पे तुम जियोगे। हेल्दी चीज कैरी करो यार, खाना पीना कैरी करो। मैं बोल रहा हूँ, तुम नहीं खाओगे पियोगे नहीं होगा काम। मैं कभी नहीं बोलता ज्यादा पढ़ो, चीजें बैलेंस रखो, लेकिन फूड बिट कैरी करो भाई। सीए कोर्स में 8-10 घंटा इज नॉर्मल, तो तुमको उतना बैठने के लिए डब्बा बिब्बा लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? खाना पीना खाना पड़ेगी नहीं? ये जो जिनको मौत आ रही है, 2 रोटी सब्जी खा के कुछ नहीं होगा सुबह से। सुबह तुम खाली पेट आते हो, फिर तुम 4 घंटा लेक्चर थक जाते हो, उसके बाद तुम 2 रोटी सब्जी खाओगे, क्या होगा उसमें? तो तुमको 4 घंटे और बैठना है, पॉसिबल है? खाना इंटेक बढ़ाओ, हेल्दी फूड सुबह बढ़ाओ, सुबह भी खा के आओ, दोपहर भी खाओ। और फिर मेरे चालू लेक्चर में बैठ के 1-2 घंटे बाद अगर तुमको लगा हाँ आते रहो, देखो तुमको बोल रहा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधे लोग खाए नहीं, इसलिए सर दुखता है। गलत बोल रहे तो बोलना मुझे, बराबर ना? क्या लाई थी सिद्धि का दुआ? डब्बा ही नहीं लाई थी। हाँ तो तुम मरोगे नहीं, आप बिना डब्बे के आओगे? मैं सारा डब्बा 1 माले 2 माले के अगेंस्ट हूँ, तुम डब्बा नहीं ला रहे। 4 माले का डब्बा होना चाहिए। क्या दिक्कत है, घर में राशन नहीं है क्या? हाँ, वहां के बच्चे से बैग में डब्बा लाते, अलग से बैग की डब्बा आती है। तो यार थोड़ा करो। और फिर हम लोग को भी ऐसे बच्चों को, फिर रात को 10 बजे तक बैठते हो लोग, सुबह 8 बजे से आके 30 किलोमीटर दूर से स्कूटी से 1-1 घंटा लगती, इतनी टिंग टिंग लड़की स्कूटी से आती है, 1-1 घंटा लगता है स्कूटी से आने में। 10-11 बजे घर से रिटर्न जाते क्लास से। ऐसे बच्चों को कई बार हम लोग रात को भी, भाई चलो जा रहे, तो हमने कभी कुछ मंगा दिया। इतना डेडिकेशन उनका, 15 घंटा बैठ रहे वो, 8-10 घंटा लेक्चर, 5 घंटा बैठ के पढ़ते, तो क्यों नहीं उनका मार्क्स आएगा? फर्क डेडिकेशन का है, वो तुमको करना पड़ेगा। देखो कैसे एप्पल लेके आए, अरे लाओ एप्पल लाओ, अंगूर लाओ, केला लाओ, क्यों बालक हाँ भी निकाल के खा रहे साले। खाते पीते रहो, तुमको नॉर्मल लगेगा यार। देखो यहाँ पे एक तो आईसीआर साल में 3 बार एग्जाम कर दिया है, और बच्चा सोचता है कि पोषण क्यों जल्दी करवा रहे, 2 साल तक करवाए पोषण। समझ में एवरीवन? तेरे को समझा चिंटी? आगे बढ़े एवरीवन। आज बंगाली गर्ल खाना खा के आई है, मच्छी भात खा के आई है, सवाल पे सवाल पूछ रही है, सवाल पे सवाल पूछ रही है। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परवेसिव वाइड एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। ये समझ में पहली, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स कैन नॉट यूज, खुद बोला यूज करने की जरूरत नहीं है सोल सब्सटेंटिव, मतलब हम लोग बहुत रेयर सिचुएशन में इसको यूज करेंगे। सबसे पहले आस्तेज रोमम इज लो, प्लस ये रोमम क्यों लो है? बिकॉज कंट्रोल क्या है? स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, तो रोमम लो। लो एक्सेप्शन रेट, अभी ये चिंटी ने जो बोला मेरे को कि सर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, अरे क्यों मर रही है, आएगा आगे। हाँ मर मत, जिंदा रहे। अभी तेरे को मच्छी भात खाना है, बराबर की नहीं? देखो यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, ये सुनो, ये नीचे आ जाओ। क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? व्हेन इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमने रिजल्ट भेज दिया, मतलब हमने रिक्वेस्ट भेजा, वहां से क्या रिप्लाई हो सकता है? 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4।
बेत्रोड चोर, बराबर। यहाँ पे एवरीवन पहला देखना, ए रिस्पॉन्स बाय द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया और उसने इंडिकेट किया कि वो एग्री करता है विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट, मतलब रिप्लाई और एग्री हो गया, पहला पॉसिबिलिटी। विदाउट एनी एक्सेप्शन, जो उसने पहले में ही लिखा है, उसने रिप्लाई किया, सपोज हमने 5 लाख का लेटर में लिख के भेजा था, उसने रिप्लाई किया 5 लाख, एग्री करता है 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख से एग्री किया विदाउट एक्सेप्शन, कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है क्या? सपोज उसने 5 लाख की जगह पे रिप्लाई किया था 4,75,000, तो डिफरेंस है कि नहीं? लो एक्सेप्शन रेट है, हम भेज रहे 5 और हमको अंदाजा है कि उसके पास 4.25 हो सकता है, तो कितने का डिफरेंस है? 25 लाख का, तो लो 25 लो एक्सेप्शन रेट है, लो एक्सेप्शन रेट मतलब लो रिस्क, क्या मैं वहां नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूँ? अरे बोलो यार, मौत आ रही है तुमको, मौत। ये पहला, ये गाइस पहला पहला रिजल्ट हो सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, बराबर ना। सेकंड क्या हो सकता है? साने ने रिप्लाई तो किया बट अनरिलायबल, ट्रस्ट नहीं है साले के ऊपर। वैसे तो हमने बोला आईएसओ इंडिपेंडेंट सोर्स पे हमेशा ट्रस्ट है, लेकिन समझिए उसको मैनेजमेंट के बिना वो रिप्लाई करता नहीं। अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी सेटिंग करके रखा होगा तो भाई मेरा ऑडिटर तेरे को बोलेगा तो तू क्या करना, फर्जी रिप्लाई करना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या रिप्लाई नहीं करे, ज्यादातर यही होता है, ये जो बोल रही नहीं बंगाली गर्ल, अरे रिप्लाई नहीं करते लोग, हाँ ऐसा हम लिख देते, हाँ हो भाई इस गाय, ये नॉन रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, बराबर। और रिस्पॉन्स तो आया बट क्या एक्सेप्शन है, हमने 5 लाख लिख के भेजा, उसने 4 लाख के भेजा, हाई हायर एक्सेप्शन, डिफरेंस आने के चांसेस ज्यादा है। बट लोअर आया तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन लगा सकते कि नहीं? मैंने इतना इसलिए बताया, चलो ये भी बता देता हूँ आगे का, ये भी बता देता हूँ, फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब सपोज हमको उसको डाउट है रिलायबिलिटी पे, बोले तो उसके डाउट होगा, 4 में से एक क्या था कि वो अनरिलायबल रिस्पॉन्स करेगा, तो ट्रस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? अब बताओ रिलायबिलिटी, अगेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सीआरएएफ, तो क्या करेंगे? एडिशनल ऑडिट, जिसको बोला फर्दर ऑडिट में लगाएंगे, मतलब एडिशनल टू रिजॉल्व द डाउट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, 505 में भी आएगा, वो इसमें आने वाला है कि अगर मेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लगा तो तुम क्या क्या करोगे, समझ में आ रहा है? और उसने जो रिक्वेस्ट किया नॉट रिलायबल, मतलब दोनों का मतलब एक ही ना, यहाँ लिखा है डाउट और रिलायबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कंफर्मेशन, और यहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज नॉट, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स आया बट रिलायबल, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, तो क्या करोगे? अगर तुमको लगता है ऑडिट शैल इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रोमम इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, और आगे तुम क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो। इस समझ में मैंने क्या बोला? आगे मैं इससे दोबारा आऊंगा, थोड़ा घाई घाई में बता दिया बट क्लैरिटी आ रही है क्या बोला मैंने? पहले ऊपर खत्म करते, कहा गया नेगेटिव वाला, हाँ हाँ इधर इधर ना चिंटी अभी आ गया ना रिटर्न इधर, समझाने को तो मैं नीचे गया, रुक जा। लो एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या है? मैडम तस्लीम, मैं लेटर में 5 लाख लिख के भेज रहा हूं और मुझे लगता है यहाँ का डेटा का कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर गड़बड़ भी हो गया तो मैं अंदाजा लगा 20-25 हजार का डिफरेंस हो सकता है। तो लो एक्सेप्शन रेट मतलब उसका रिप्लाई जो आएगा, ये रिप्लाई नहीं भी आएगा तो बुक में मेरे 5 लाख की, मुझे लगता है उसके बुक में 470 तो होगा ही होगा, इतना तो मैं झेल सकता हूँ, और इसलिए मैं नेगेटिव भेज रहा हूँ। ये समझ में आया क्या? ये समझा? या हम अंदाजा लगा रहे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आया नहीं है बट अंदाजा लगा रहे, और लगा सकते हैं जब मैं बोल रहा कंट्रोल स्ट्रांग है तो 470 हो सकता है, 475 हो सकता है, 20-30 हजार का मैं रिस्क ले सकता हूँ। अरे बोलो यार, इसलिए तो मैं नेगेटिव रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आगे, जो पॉपुलेशन ऑफ आइटम है, मतलब जो डेटर की पॉपुलेशन है, सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर, कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन, मतलब सब एक जैसे बिल है, सब डेटर एक जैसे, होमोजीनियस है, अकाउंट बैलेंस एक जैसा है, कंडीशन डेटर लोग का टर्म्स एंड कंडीशन एक जैसा है, तो क्या मैं वहां नेगेटिव कंफर्मेशन लगा सकता? यस, मैंने तुमको बताया था ऑलरेडी, मैंने वहां पर भी बताया था सफिशिएंट अप्रोप्रिएट में, एमआरपी पी में बताया था, वहां पे तुम कम क्वांटिटी भी चेक करोगे चलेगा, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, मेरे लिए वहां पे रिस्क नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एक्सटर्नल नेगेटिव कंफर्मेशन लगा सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सिमिलर चीज में ज्यादा रिस्क होता नहीं, और आज हमने ऑडिट ट्रायल पढ़ा, जो सिमिलर चीज होती है वो सॉफ्टवेयर रिपीटिवली ऑटोमेटिकली क्या करता है? खुद ही चेक कर लेता है।
एंड डी वाला, अब डी वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन। ऑडिटर ऐसी कोई सिचुएशन, फैक्ट, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस का अवेयर नहीं है जिससे क्या कॉस्ट हो, दैट वुड कॉस्ट रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, दैट वुड कॉस्ट, क्या कॉस्ट करे, दैट वुड कॉस्ट इसको, रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या करने के लिए, डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, मतलब इग्नोर सच रिक्वेस्ट। कौन एक्सप्लेन करेगा? तो ये माई का लाल जो ये लाइन एक्सप्लेन कर दे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तेरे लिए झूम दीवाना बन के तेरे लिए। मैं गाना गा रहा था तो सुना मैंने, रिवाइव का मैसेज है, उनको रिप्लाई तो करना, स्माइली भेजिए जरूरी भैया। हाँ उनको मोमोज लेके जाने भाई, फैमिली इंपॉर्टेंट है। अब बोल, रीड करो सब लोग। अरे दो को छोड़ के कोई और भी बोलो। सिद्धार्थ साला अभी तक टेस्ट दे रहा है क्या? एक नंबर का काम जो। अब बोल दे। इग्नोर, कोई हमने कंडीशन नहीं देखा, मतलब हमको ऐसा है यहाँ पे जिसको भी लेटर भेजेंगे ना वो इग्नोर नहीं करेगा हमारे लेटर को डेटर, मतलब अगर वो डिसएग्री हो रहा है तो पक्का रिप्लाई करेगा ही करेगा, हमारे लेटर को इग्नोर नहीं कर रहा है। समझ में आया? कुछ बच्चे इसको समझते नहीं, जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि लेटर को इग्नोर कर रहा है सर, मतलब डिसएग्री कर रहा है, अरे ढक्कन मतलब वो रिप्लाई के लिए इग्नोर नहीं करेगा। ऐसा हमको नहीं लगता है कि डिसएग्री होने पे वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो करेगा, ऐसे कोई परिस्थिति नहीं। वहां तुम जो लिखा है ना डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट में लिखना, वो इग्नोर करेगा ऐसा लगता ही नहीं है, वो डिसएग्री करेगा तो रिप्लाई करेगा, वहां पे लिखो वो इग्नोर करेगा ऐसा लगता ही नहीं है कॉमा, वो डिसएग्री होगा तो पक्का यहाँ पे रिप्लाई करेगा, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति कंडीशन। यार नोटबुक में लिखो यार, मैंने बोला था हेडिंग डालो, नोटबुक में तुम अच्छे से लिख सकते हो, वहां घिचमिड़ करो, खिचड़ी बना रहे हो, वहां के बच्चे क्या नोटबुक में लिख रहे, मैंने उनको भी वही बोला लिख रहे भाई, तो वहां लिखो कि सर ने जो डिसरिगार्ड वाला पॉइंट लिखा है वहां पे लिखो नेगेटिव कंफर्मेशन का डी वाला डिसरिगार्ड। अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट डैश, और फिर लिखो कि कंफर्मिंग पार्टी इग्नोर करेगा हमारे रिक्वेस्ट को, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई सिचुएशन, कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड या इग्नोर करेगा, इग्नोर वर्ड लिखना, इग्नोर करेगा हमारे रिक्वेस्ट को, ऐसी कोई परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस या कंडीशन ऑडिटर को मालूम ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, मालूम ही नहीं मतलब वो अवेयर ही नहीं है, फुल स्टॉप। और फिर आगे लिखो अगर यहां पे वो डिसएग्री होगा तो पक्का रिप्लाई करेगा, पक्का रिप्लाई करेगा, इसलिए तो भेज रहे, इसलिए तो भेज रहे। अरे बोलो भैया, बोल दो दिल में जो है, अरे बोलो यार। हाँ चिंटी, बंगाली रिपीट कर लाउडली। हाँ कि वो इग्नोर करेगा, फिर फुल स्टॉप के आगे वो डिसएग्री करेगा, नेगेटिव में डिसएग्री पे रिप्लाई करते हैं ना, तो इस डिसएग्री और डिसरिगार्ड से कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव में रिप्लाई कब करते हैं, डिसएग्री से, तो डिसएग्री होगा तो डेफिनेटली रिप्लाई करेगा। समझा देवी और सजनों? पक्का? किसी को डाउट और कुछ? एक मिनट हाँ। तेरे लिए जो तुम चली आते हो हर रोज इन राहों में।
तो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। चलो गाइस सुनो, ये समझ में आया क्या, मगज में गया क्या? 1 घंटा 15 मिनट है, बाप रे। कभी जबरदस्त कोड है बाजू में, तो मैं सब कंफ्यूज करने के लिए कोड लिखता हूँ कि जबरदस्त कोड है, बोलो मत, और एग्जाम में आता ही है। तो इस 4 सिनारियो, 4 नहीं 5 बोल सकता हूँ मैं, रोमम के साथ क्या है, एविडेंस भी ऑब्टेन हुआ है। तो इस 5 जगह पे, इस 5 जगह पे हम बोल सकते हैं, तो इसको ना, इस 5 जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कंफर्मेशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट। देखो वो कहता है अगर रिस्पॉन्स है, इसका मतलब ये नहीं कि रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी इज कंटेंट। मतलब उसने रिप्लाई नहीं किया, ये मत मान लेना कि वो, देखो एग्री, रिप्लाई नहीं किया मतलब हम मानते हैं कि सब कुछ सही है, तुमको ये नहीं मानना कि सही है। रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है उसने जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया हो। फिर से बोलो थोड़ा भारी वर्ड से, फेलियर टू रिसीव ए रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, पहले यहाँ तक ब्रैकेट बनाओ, does not express indicate received by intending confirming party of the confirmation request। यहाँ तक ब्रैकेट बनाओ। जरूरी नहीं कि उसको हमने जो रिक्वेस्ट भेजा उसने रिसीव किया है, कई बार क्या होता है हम कुरियर भेजते उसको मिला ना हो, इसलिए रिप्लाई नहीं। पहला रीजन बोल रहा है कि डज नॉट एक्सप्रेस इंडिकेट रिसीव्ड, मतलब वो रिक्वेस्ट उसको मिला। थर्ड पार्टी को एक रीजन हो सकता है रिप्लाई करने का, उसको रिक्वेस्ट ही नहीं मिला, उसका एड्रेस चेंज हो गया हो, समझा। सेकंड रीजन वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइस, सपोज मिला और मिलने के बाद हो सकता है, देखो फर्स्ट में समझा कि जो थर्ड पार्टी है उसको तुम्हारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर ही नहीं मिला, और ये कारण है कि उसने रिप्लाई नहीं किया, डज नॉट रिसीव वाला दिख रहा है ना यहाँ पे। और सेकंड में क्या है कि उसको रिसीव तो हो गया, बट रिसीव होने के बाद उसने ओपन ही ना किया हो, ओपन ही नहीं किया, और ओपन नहीं किया तो उसने रिप्लाई नहीं किया, और तुमको यहाँ लगता है रिप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट होगा, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एक्यूरेट। ये समझ में आ रहा है क्या? आज बहुत पढ़ेंगे, ध्यान दो, ये बच जाएगा लेकिन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एवरीवन, तो फेलियर टू रिस्पॉन्ड ए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली लेस परवेसिव एविडेंस, हमने ऑलरेडी बोले दैट एज कंपेयर टू पॉजिटिव। Confirming party also be may more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request with the when the information in the request is not in their favor। मुझे बताओ, ये मैंने अभी बताया था। Confirming party also may be more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request। ये बोल रहे हैं लोग डिसएग्रीमेंट पे रिप्लाई करेंगे तब when the information is request is not in their favor। वहां पे लिखो हमने लेटर भेजा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में लिखा 8 लाख आउटस्टैंडिंग है, बराबर, और जो डेटर है उसकी बुक्स में 5 लाख आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। क्या पहले मुझे बताओ डिसएग्री हो रहा है दोनों? क्या डिसएग्रीमेंट है? डिसएग्रीमेंट है, और इसके फेवर में कि नहीं है? कितना दिख रहा है? 5, और उधर कितना दिख रहा है? मतलब नॉट इन फेवर। ये सारा रिप्लाई करेगा नहीं करेगा? अरे भाग के रिप्लाई करेगा, तो वही तो लिखा है कंफर्मिंग पार्टी आल्सो मे बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड। मोर लाइकली कहां रिस्पॉन्ड करेंगे, ये एग्जांपल्स लिख के रखना, मौत आ जाएगी नहीं तो बाद में। कंफर्मिंग पार्टी आल्सो मे बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड
इंडिकेटिंग देयर डिसएग्रीमेंट विद ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये लोग मोर लाइकली टू आपको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई टू रिस्पॉन्ड जब इंडिकेट होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, डिसएग्री विद कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक कंडीशन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। तो 5 लाख इनकी बुक में दिख रहा है, तुम 8 लाख मांग रहे हो, एक तो डिसएग्रीमेंट हुआ और इनकी फेवर में भी नहीं, इनका तो 3 लाख का नुकसान है। अच्छे से कहीं लिख दो इस लाइन का मतलब, समझ में आया? वहां पे लिखो, ऐसे लिखने का पहले मेन पॉइंट कि नेगेटिव कंफर्मेशन में मोस्ट लाइकली कब रिप्लाई करेंगे, वो लिखने के बाद अंदर हिंदी में लिख दो लॉजिक। नोटबुक में लिखो कि मोस्ट लाइकली नेगेटिव कंफर्मेशन में ज्यादातर कब रिप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर हिंदी में लिखो कि डिसएग्रीमेंट होगा और जब उसके फेवर में नहीं होगा। फिर एग्जांपल लिखो, 8 लाख लेटर में भेजा था हमने, उसके ऊपर 5 लाख, इसका मतलब डिसएग्रीमेंट है। सेकंड 3 लाख ज्यादा दिखा रहा है तो ये फेवर में भी नहीं, ऐसा लिख के रखो तो ये भैया ऑडिट में कुछ कर सकते हो। हाँ डिफरेंस है तो डिसएग्रीमेंट हुआ ना, एंड फेवर में भी नहीं है। 5 लाख देना, दिख रहा है कितना है, 8 लाख। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों बालक, सब ठीक? टन 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 भैया, एक एक लाइन डाला है मॉड्यूल से, सब पूरा 100% कवरेज करवा रहा हूं, इसलिए सब लॉजिक लिखो। लॉजिक नहीं रहेगा मेरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। साले वहां के बच्चे वसई वाले साले नाम खराब कर, वीडियो देख रहे इनको, ठंडी वाला देख रहे कि ऑडिट का पता नहीं मुझे। अरे ठंडी वाला मतलब ठंडी में बॉन फायर लगा के वीडियो देखते, वो वाला वीडियो देखते। हाँ तुम लोग साले, तुम लोग करप्ट थिंकिंग वाले, करप्ट थिंकिंग वाले। मैं बॉयज को बोल रहा हूँ, गर्ल्स का हमको पता है ढक्कन, उनको समझ में नहीं आया, सोच नहीं पाए, तुम हो ही ढक्कन। हाँ पढ़ाई समझो, ये इंपॉर्टेंट। देखो आगे, अब बोलो ऐसी कौन सी सिचुएशन है वेर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। अब बताओ तो ये ऐसे 505 में नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चन आ गया था। मतलब तुमको पता है कौन से इंफॉर्मेशन, हमने पढ़ा था ना ये वाला पॉइंट, कि कौन से इंफॉर्मेशन के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, याद है? पहला डिटरमाइन करते ना कि कौन सी जानकारी के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन कौन सा इंफॉर्मेशन जो कंफर्म रिक्वेस्ट है, कौन सा अकाउंट बैलेंस, चाहे डेटर का बैलेंस हो, चाहे क्रेडिटर का बैलेंस हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, बराबर। और किसके लिए एग्रीमेंट के टर्म्स कंफर्म करना है, और क्या ट्रांजैक्शन एंटर किया वो कंफर्म करना है, या बताया था साइड एग्रीमेंट। सिद्धार्थ का एग्जांपल ये था, कुछ सबके लिए सेम रूल, उसके लिए थोड़ा अलग रूल, साइड एग्रीमेंट बनाया, वो भी कंफर्म करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग कंफर्म करते हैं, उसी का डिटेल्ड वर्जन क्वेश्चन है नीचे एग्जामिनर का। भैया फेवरेट क्वेश्चन, इसका तो कोड भाई, इसका कोड जबान पे रहता है मेरे हमेशा। क्वेश्चन क्या है देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर लीक हो गया, देखो यहाँ पे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर रेलिवेंट व्हेन एड्रेसिंग अजर्शन, मतलब कौन से इंफॉर्मेशन, बराबर ना, जो बात कंफर्म करनी है वही होता है ना अजर्शन इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली मतलब ज्यादातर, रेलिवेंट किसको एड्रेस करने में, कौन से अजर्शन जो एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंस, राइट। जैसे डेटर के बैलेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डेटर के बैलेंस हमारा राइट है कि नहीं, फिर डेटर के बैलेंस की प्रॉपर एजिंग का भी हम लोग कंफर्मेशन, उसको क्लासिफिकेशन। जैसे डेटर भी बता सकता है कि 30 दिन से उसको कितना पेमेंट देना बाकी है, 60 दिन, वो भी बता सकता है कि नहीं डेटर, क्लासिफिकेशन भी बता सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, एंड दियर एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब देखो अकाउंट बैलेंस है, दियर एलिमेंट का मतलब है अकाउंट बैलेंस, मतलब वो 5 लाख विदाउट आरडीडी वाला, ओरिजिनल में कितना बेचा था, एलिमेंट। तो डेटर का एलिमेंट क्या होता है, एजिंग समझते हो, क्लासिफिकेशन जो बोला। अकाउंट बैलेंस दियर एलिमेंट का मतलब क्या है, डेटर का एग्जिस्टेंस कंफर्मेशन करना है, और एलिमेंट मतलब एजिंग, कितने दिन से कितना बाकी, उसको क्लासिफिकेशन बोल। इस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट डिड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस आइटम, बोल रहे जरूरी कि सिर्फ अकाउंट बैलेंस, और भी जानकारी के लिए भेजा जाता है। एनालिसिस एंड एक्सप्लेन की और कौन सी जानकारी के लिए भेजा जाता है, एग्रीमेंट है, समझ में आ रहा है, साइड एग्रीमेंट है, कुछ ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है, बैंक बैलेंस है, तुम लोग को समझ में आया? इसी सवाल को ऐसा भी पूछते लोग, सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा गाइस? सारे बच्चे बोल दो,
देखो एक बार रीड करते। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर रेलिवेंट व्हेन एड्रेसिंग असर्शन। कोई क्वेश्चन की बातें लिखी है तो बोलता है यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बस अकाउंट बैलेंस तक नहीं, क्या हो सकता है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कंफर्म कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं कर, अरे बोलो यार, और साइड एग्रीमेंट। एक्सटर्नल कंफर्म प्रोसीजर आल्सो मे बी परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द एब्सेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड एग्रीमेंट। क्या ये ऊपर पढ़ा था कि नहीं, ये तो आंसर लिखोगे। अगर उसने एग्जाम में बोला कुछ एग्जांपल्स दो तो ये भी लिखना। और भैया इसका कोड है भगवान, आज सब बेस्ट कोड चलेंगे, आज का लास्ट टाइम में कितने सारे बेस्ट कोड चलेंगे तुम्हारे, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। देखो, अदर सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में प्रोवाइड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस, मतलब वो कुछ सिचुएशन बता रहा है, इस सिचुएशन मतलब एग्जांपल भी बोल सकते हो, तो ध्यान देना, अगर सिचुएशन बोला तो भी ये लिखना पड़ेगा। सिचुएशन मतलब कहाँ कहाँ पे भेजोगे, तो ये एग्जांपल ही हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, अदर ऐसे कौन से सिचुएशन है, तो ऊपर हमने एक बोला अकाउंट बैलेंस, फिर यहाँ पे तुमने बोला, ऐसा नहीं कि तुमने नहीं बोला टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वगैरह, ये अदर सिचुएशन है, बट उसके एग्जांपल्स नीचे लिखे, समझ में आ रहा है। देखो अभी अदर सिचुएशन मतलब वेयर एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोसीजर में प्रोवाइड रेलेवेंट एविडेंस इन रिस्पोंडिंग द असेस्ड रोमा इंक्लूड बैंक बैलेंस। अब तूने अकाउंट बैलेंस की बात किया, अकाउंट बैलेंस में ट्रेड पेबल ट्रेड क्रेडिट रहता है, मैं उसको और स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि बैंक बैलेंस भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ। अदर रेलिवेंट अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट तो बैंकिंग रिलेशन में क्या कर सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ। समझ में आया क्या, बोलो यार। तो बैंक बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू बैंकिंग रिलेशन वो कंफर्म कर सकता है। बैंक बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट किससे गाइस, बैंकिंग रिलेशन से जो रेलिवेंट है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, अगर तुमने कर्जा लिया बैंक से, बैंकिंग रिलेशन बैंक वाला सिर्फ बैलेंस नहीं कंफर्म करेगा, कर्जा लिया तो भी बताएगा कि हाँ गोल्ड गिरवी रखा है, वो भी कंफर्म कर सकता है कि नहीं। अकाउंट बैलेंस का मतलब डेटर का भी बैलेंस हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल एंड टर्म्स, क्या डेटर को क्या शर्ते पे माल बेचा था वो भी कंफर्म कर सकते हैं। वही चीज है वहां पे ओवरव्यू में लिखा है, यहाँ पे हम लोग इलॉबरेटिव में लिखे। इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, याद करो 501 हमारा कुछ माल हमारे एजेंट के पास पड़ा है थर्ड पार्टी के पास, हम जा नहीं पाएंगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। अरे याद है कि नहीं, पार्टी जैसे वेयर हाउस में पड़ा है किसी और के, या कंसाइनमेंट, दो एग्जांपल दिया है, जैसे किसी के गोडाउन में हमने माल रखा है, या कंसाइनमेंट मतलब हमने अपने एजेंट को दिया माल बेचने के लिए, कंसाइनमेंट मतलब समझते हो ना, एजेंट को दिया माल बेचने के लिए, 31 मार्च का जो उसके पास माल है हम चेकिंग करने नहीं जा सकते, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखवा के ले सकते हो उससे। या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वेयर हाउस में भाड़े पे माल गोडाउन रखा है माल, तो वहां पे भी हमारा माल है, कौन करेगा, वेयर हाउस कीपर कंफर्म। अरे याद है कि नहीं, कंसाइनमेंट पता है ना। प्रॉपर्टी की टाइटल डीड गिरवी है क्या, वो भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। हेल्ड बाय लॉयर, कई बार प्रॉपर्टी की टाइटल लॉयर के पास पड़ी होती है, कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है तो लॉयर कर रहा है। या फाइनेंशियल मतलब बैंक के पास गिरवी है, लॉयर के पास गिरवी नहीं है, कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है, 2-4 महीने लग जाते हैं तो लॉयर के पास पड़ा, लॉयर कंफर्म करेगा। या फाइनेंसर फॉर सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी, मतलब गिरवी रखा है, एक तो सिक्योरिटी मतलब कर्जे के लिए गिरवी रखा है, सेफ कस्टडी मतलब कर्जा नहीं लिया। बहुत लोग लॉकर यूज करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के पेपर से, घर में चोरी हो सकती है तो बैंक का लॉकर फैसिलिटी देते हैं, तो लॉकर में रखा है तो उसके लिए भी, कर्जा लिया उसके लिए भी बैंक से कंफर्म करेंगे, लॉयर को पेपर वर्क करने के लिए तो लॉयर से भी कंफर्म। तो तुम लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ तुम लोग इतने अमीर हो, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत सारा पेपर वर्क एग्रीमेंट प्रॉपर्टी की, करोड़ों की प्रॉपर्टी की पेपर वर्क रखते हैं ना लॉकर में, वो हो गया सेफ कस्टडी कंफर्म। कंपनी भी रखती है अपनी करोड़ों की पेपर्स वैल्यू, लोन लिया तो वो कंफर्म करेगा, और लॉयर के पास पड़ा तो लॉयर कंफर्म करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट, बताओ हम लोग इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे इनका दलाल स्टॉक ब्रोकर जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग, ये लोग कंफर्म करेंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 31 मार्च को कितना है। तो इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टी मतलब स्टॉक ब्रोकर, और परचेज फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर बट नॉट डिलीवर्ड एट द बैलेंस शीट डेट। अब क्या होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बट वो अपने ऊपर रिलाई नहीं करेगा, वो बोलेगा तुम्हारा जो स्टॉक ब्रोकर है वो लिख के देगी तुम्हारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। या इन्वेस्टमेंट सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टी, ये क्या है गाइस, जैसे अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, मैंने फर्स्ट डे बताया था ना, हम कुछ लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था उसके लिए लिया था, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को देखने के लिए एक लड़के को रखा है सेफ कीपिंग के लिए, सेफ गार्ड के लिए, ये समझ में आ रहा है। और बाकी जो शेयर वेयर का इन्वेस्टमेंट है वो किससे कंफर्म करेंगे, स्टॉक ब्रोकर। अरे इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ स्टॉक नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो मैंने लैंड बिल्डिंग जमीन लेके छोड़ी है, मैं वहां रहता ही तो मैंने किसको रखा है, भाई एक केयर टेकर को रखा है, तो कंफर्म कर सकता है कि नहीं, दो लोग का कंफर्मेशन की बात चल रही वहां पे।
इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग थर्ड पार्टी, वहां तुम बोल सकते हो कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी लैंड जमीन वो भाई किसी को सेफ गार्ड करेगा, वो कंफर्म करेगा। और सेकंड जहां पे उसने शेयर खरीदा वो कौन कंफर्म करेगा, स्टॉक ब्रोकर। अमाउंट ड्यू टू लेंडर, बैंक से तुमने कर्जा लिया है कितना आउटस्टैंडिंग है, अगेन वो भी कंफर्म कर सकते हैं क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन पे लोन दिया गया है। एंड रिस्ट्रिक्टिव कोविनियंट मतलब जैसे रेलिवेंट टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, रिस्ट्रिक्टिव कोविनियंट का मतलब ये होता है जैसे अगर जमीन गिरवी है तो जब तक लोन रीपे नहीं करेगा तब तक वो भर नहीं सकता है, उसको तो रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो या तो याद रखो। और डेट क्रेडिटर का अकाउंट पेबल एंड टर्म्स, तो इसमें देखो तुमने जो ऊपर ओवरव्यू में पढ़ा था ना, बैलेंस आ गया, टर्म्स आ गए, साइड एग्रीमेंट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज आ गई। ऊपर ओवरव्यू में बोला यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको मैं याद रखता हूँ, ये कोड बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लिप्स, सब लिप्स जो बोलेंगे वो हम लोग कंफर्म करेंगे। सब लिप्स, स्टॉक ब्रोकर, इसको कहा गया सॉरी, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलेंगे बराबर। फिर ए तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, बी बैंक बैलेंस, एल लोन लेंडर का, आई इन्वेस्टमेंट, टी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड, एन एस अगेन एस एस ये एक एस तो इन्वेंट्री होगा और एक स्टॉक ब्रोकर वाला, बराबर ना, याद सब लिप्स, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। एंड लास्ट पार्ट आज का, अब ये 10 मिनट में हो या 20 मिनट में हो या 1 घंटे में हो, अगर 10 मिनट में हो गया तो अपने पास अभी भी पौना घंटा बचेगा, बराबर ना। और अगर पौने घंटे में नहीं हुआ तो 1 घंटा चले जाएगा, मतलब मौत तो कहीं से भी आनी है तुमको। मेरा तो बात तो कितने से, नहीं ये तो खत्म करना है 500 आज, क्योंकि एफएम खत्म हो गया है तो उनका आईडीटी सर का साथ में रख सकते थे कंबाइन में। फ्राइडे तक मेरा ये हीरो, फिर मैं भूल हो जाऊंगा तुम्हारा पोर्शन रह जाएगा। सैटरडे संडे तो मैंने खुद मना करवाया है, 3 लेक्चर। अच्छा तो सुबह किसका है उस दिन, एसएम के दिन। अरे यार सोलंकी सर मेरे दोस्त थे, मुलाकात नहीं हो। हाँ सब लिप्स, स्टॉक, पहला स्टॉक, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टॉक। अरे क्या फायदा है कोड देने का, मेरा तो अभी दिल उतर गया है, चला वस्ते में इतना कोड बैठ दिया, लोग दूसरे का वीडियो देख रहे, ये कोड इसलिए दिया तरस आई बस। 15-20 कोड तो तुम्हारे मिस हो चुके लास्ट लेक्चर से। एस इज वॉट स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ए इज वॉट अकाउंट रिसीवेबल, बी इज वॉट बैंक बैलेंस, एल इज वॉट लेंडर मतलब लोन, आई इज वॉट इन्वेस्टमेंट, बी पी इज वॉट प्रॉपर्टी। अब कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट में 2 पॉइंट है, स्टॉक ब्रोकर का अलग होता है, बराबर ना, मैंने बोला यहाँ 2 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट बाय थर्ड पार्टी और परचेस फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर, 2 अलग चीजें, सब लिप्स हुआ कि नहीं। अगेन अगेन मौत जिनको आ रही है, इन्वेंट्री हेल्ड बाय मतलब स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, लेंडर, इन्वेस्टमेंट वाला यहां तक ही है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय सेफ कीपिंग फॉर थर्ड पार्टी, और परचेज ऑफ स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक ले वो अलग से आएगा, बराबर ना, एस से आएगा, पी से प्रॉपर्टी। सब लिप्स जो बोलेंगे वही कंफर्मेशन। हाँ पी से फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और एस से उसी में एक पॉइंट है तो स्टॉक ब्रोकर से, दोनों अलग है कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टॉक ब्रोकर मतलब शेयर। मर रहे क्या हुआ, क्या हुआ रे, क्या हुआ चिंटी, वो स्टॉक करना इन्वेंट्री को। हाँ वो अकाउंट ए से दोनों आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल, वो जो एस ए है ना, अकाउंट रिसीवेबल भी आएगा और अकाउंट पेएबल भी। फिर बी से बैंक बैलेंस, एस से स्टॉक हेल्ड बाय, एल से लेंडर, आई से इन्वेस्टमेंट, पी से प्रॉपर्टी, एस से स्टॉक ब्रोकर का लाइन अलग है, देखो मैंने 2 ब्रैकेट बनाए वहां पे दिख रहा है, 2 अलग अलग सेंटेंस एक ही साथ लिखा हुआ है, ये समझ में आया। एक कोड दिया है भाई इसमें, और 4 कोड थे नहीं दिए, लास्ट टाइम के नहीं दिए, एक कोड दे दिया, इतना तुम लोग खुश हो रहे हो। आगे देखो एवरीवन, अब एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, प्रेमा का ऑथराइजेशन एबिलिटी, प्रेमा
के पास सपोज एबिलिटी भी है लेकिन मैनेजमेंट ऑथोराइज नहीं करेगा तो भेजेगी क्या? नहीं भेजेगी ना। अरे बोलो यार, भेजेगी क्या? ना भेजेगी, वो ना भेजेगी। गाइस समझने की कोशिश करो। हमने बोला था प्रेमा को अगर पटाना है, प्रेमा से कंफर्मेशन हाँ चाहिए, तो पहले उसकी माँ मतलब मैनेजमेंट, एमए मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मैनेजमेंट के पास गए, डेटर ऑडिटर गया मैनेजमेंट के पास, बोला मैनेजमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है। मैनेजमेंट बोला नहीं ले सकता, रिफ्यूज कर। हम कुछ कर सकते हैं ना, ऑडिट में हमारे पास पावर नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है उसके साथ डिस्कस करो, रीजन पूछो, नहीं मान रहा है वो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना उसने हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने दिया नहीं, तो हम लोग को डेटर के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग? नहीं। ध्यान देना, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम रीड करोगे, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो अलाउ डेटर को सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर शैल, पहले इंक्वायरी करेंगे क्या कारण है भैया, क्यों मना कर रहे हो, क्या कारण है। इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजन, और सिर्फ रीजन नहीं, उसका प्रूफ भी चाहिए। सीक ऑडिट एविडेंस एज टू दी वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, तुम्हारा रीजन सही है, उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के लिए एविडेंस भी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैनेजमेंट ने रीजन दिया, मैनेजमेंट बोल रहे हैं भैया ऐसा है कि हम लोग को प्रेमा को भेजना तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो ऑडिटर बोल रहा है भेजने देना, मैनेजमेंट बोल रहा नहीं भेज सकता। ऑडिटर बोला क्यों नहीं भेज सकता? बोला भाई हमारा जो डेटर प्रेमा है ना, उससे झगड़ा चल रहा है, हमने उसको कुछ माल भेजा था, ठीक है, और वो माल अच्छी क्वालिटी की थी, इनका गाड़ी वाला लेके या कुछ डैमेज कर दिया है, तब से झगड़ा हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि डैमेज माल दिया है, कोर्ट में केस चल रहा है। अभी वो बोल रहा है तुमने डैमेज माल दिया तो 5 लाख के माल का मैं 3 लाख दूंगा, और मैं बोल रहा मैंने डैमेज नहीं था, डैमेज तुम्हारे बंदे ने किया था, ट्रांसपोर्टर ने, तो मुझे 5 चाहिए। मुझे तो अभी तक अमाउंट कंफर्म है क्या, 5 है कि 3 है? क्या कोर्ट में केस चल रहा है? यस। क्या कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया? क्या नहीं। ऐसी टाइम पे अगर हम लोग एक्सटर्नल कंफर्म भेजेंगे, डेटा से कुछ मिलेगा क्या? नहीं। बल्कि देखो बैलेंस कंफर्म करे ना करे, जहां झगड़ा चल रहा है वैसी जगह पे तुम वो साले तुम लेटर भेजोगे, डेटर कोर्ट में केस और बिगड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। डेटर बोल देगा जज साहब को जाके, जज साहब अभी तक डिसीजन नहीं आया है, बट इस मैनेजमेंट को साले को बैलेंस कंफर्म करवाना अपने ऑडिटर से, जिसके साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है उससे तुम कोई चीज जल्दी कंफर्म नहीं कर सकते। और अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है, बात और बिगड़ सकती है, केस बिगड़ सकता है, डिसीजन जो आना है वो और लेट हो सकता है। तो समझ में आ रहा है? ये तो मैनेजमेंट मुंह से ओरली बोल दिया रीजन, मेरे को मुंह से नहीं चाहिए ओरली रीजन, मेरे को उसका प्रूफ चाहिए। एंड सीक ऑडिट एविडेंस, कोर्ट का प्रूफ दे, उससे मैं मानूंगा कि वैलिडिटी है तेरे रीजन की और रीजनेबल, दैट कुड बी लीगल डिस्प्यूट। ये तो डिस्प्यूट का एक रीजन हो सकता है। नेगोशिएशन, अभी तक नेगोशिएट माल नहीं दिया, केस नहीं चल रहा, माल अच्छी क्वालिटी का, हमने उसको 10 रुपए किलो बोले थे, उसको लगा 8 रुपए किलो, बस इसी को लेकर क्या चल रहा है, अभी भी झगड़ा हो गया, नेगोशिएशन। तूने तो 8 रुपए किलो बोला था, तूने तो 10 बोला था, कोर्ट में नहीं गया केस, और क्या है आपसी रिलेशन अभी बिगड़ा हुआ है, और अभी तक हम लोग एक पॉइंट पे आए नहीं है। लेटर भेजेंगे तो आपसी रिलेशन और बिगड़ सकता है। ये अनटाइमली हो गया। अनटाइमली क्या होता है, जब झगड़ा चल रहा है, नेगोशिएशन इस टाइम पे भेजोगे तो अनटाइमली है, कंफर्मेशन मिलेगा नहीं, बात और बिगड़ सकती है, तो अनटाइमली सिचुएशन में भेजने की जरूरत नहीं है। ये रीजन है और उसका एविडेंस देता है तो हम बोलेंगे वैलिड है रीजन, वैलिड है, रिफ्यूजल एक्सेप्टेड है। बट रिफ्यूज तो कर दिया तूने, अरे बोलो यार, मेरे तो डेटा नहीं कंफर्म कर पाया, भले तेरा रीजन क्या था, वैलिड था। अब मुझे इवेल्युएट कर पड़ेगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे ऑडिटर के असेसमेंट ऑफ रोमा। बताओ डेटर को लेकर रिस्क बढ़ जाएगा या डेटर का बैलेंस कंफर्म करना था, हुआ नहीं कंफर्म, पता चल रहा झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो इससे इसका इम्पैक्ट तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा डेटर को लेके। जो पहले रिस्क कम था वो अब क्या होगा और बढ़ जाएगा। याद करो थर्ड लेसन में पढ़ा था, रिस्क बार बार चेंज होगा, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहले डेटर पे थोड़ा ही डाउट था, ये सब सुनने के बाद झगड़ा बिगड़ा चल रहा है और एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलेगा नहीं, डाउट और बढ़ जाएगा। फ्रॉड भी हो सकता है, अगर देखो अगर उसका जेन्युइन रीजन है तो फ्रॉड नहीं होगा बट रिस्क तो बढ़ेगा, और अगर जो उसने रीजन दिया उसका प्रूफ नहीं दे पाया तो मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। अरे अगर रीजन वैलिड नहीं रहेगा, प्रूफ नहीं दे पाया तो मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, और अपने को एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर करना पड़ेगा। अदर प्रोसीजर मतलब ऑल्टरनेट क्या ही कर सकते हो, डेटा से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे, ये सब करोगे, और क्या रह गया, परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, बराबर ना। और अगर हमको लगता है अनरीजनेबल है, बराबर, डेफिनेटली तो ऑडिटर को कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, देखो रीजन अनरीजनेबल था,
और ऑल्टरनेट प्रोसीजर में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब बताओ बहुत बड़ा रिस्क हो गया, रीजन भी फालतू है। मैंने उनको पूछा तू डेटा से ये नहीं कर रहा है, बोलता नहीं करेगा मेरी मर्जी। हाँ बोला रीजन, बोलते लेने का रीजन नहीं कंफर्मेशन करेगा, जो करेगा कर ले, ये अनरीजनेबल है कि नहीं। तो मैंने ऑल्टरनेट लगाया, ऑल्टरनेट से कुछ एविडेंस मिला। ये बात छोटी की बड़ी बात है, बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसका डैडी है बड़ा आदमी, उसको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, रीजन भी फालतू है। एंड फिर वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर से भी एविडेंस मिला, मुझे तो लग रहा है डेटा को लेकर फ्रॉड है, 260 में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अभी अपने 260 पढ़ा है, बड़ा आदमी है, इंडिपेंडेंट आदमी, अभी बताया था ना, इसको बताएंगे तो मैनेजमेंट की छुट्टी कर देगा वो। और 705 में क्या इंपैक्ट होगा ऑडिट पे? इंपैक्ट ऑडिट पे होगा कि ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई मतलब खराब ओपिनियन जाएगा, तो 705 में जाता है, मैंने वो पढ़ाया नहीं है, समझ में आया? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? तुम अगर डेटर है तो डेटर का लेजर चेक कर लो, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का लेजर चेक कर लो, वही लिख दो भाई। एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, जैसे डेटर में मैं क्या करूंगा, एग्जामाइन करूंगा सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट, डेटर से कितना पैसा मिला है। सपोज 1 लाख पेंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस था डेटर का 1 लाख, फिर इस साल उससे हमको यहाँ पे 22-23 का डेटर का क्लोजिंग है, ध्यान देना इतना इजी नहीं है, लिख लेना कहीं, 2 लाख रुपए। मैं ऑडिट करो 23-24 का, तो ये ओपनिंग डेटर हो गया, इसको तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है। और हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करते हैं, ऐसे 510 जो कल शुरू करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करेंगे। हेलो, हाँ मिला ना एलओडी, एक मिनट, ना ना चालू है, मैं लेक्चर में था, 1 मिनट। कौन है ये? आशीष है, इतना पतला कैसे हो गया? पैसा मिलेगा क्या वो बताओ, इंपॉर्टेंट वो है। हाँ हाँ, अरे पर मैं आपको 10 मिनट में मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, कॉल करोगे? बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए मेरे को घूर के देख रहे, खा जाएंगे साले। हाँ हाँ, आज का मंडे है ना, तो कॉल्स रहते हैं मंडे को। एवरीवन, एग्जामाइन स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश। अच्छा ओपनिंग कितना, 2 लाख है। अब मेरे को ना 23-24 में जो होगा तो होगा, पहले ओपनिंग में कंफर्म करना है। सपोज 2 लाख था और इस साल अभी तक हमने कोई माल नहीं बेचा, इमीडिएटली ईयर एंड में सब्सिक्वेंटली हमको रिसीव्ड हुआ 2 लाख रुपए, तो हम बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस राइट है। कंफर्म हुआ कि नहीं? अगर सब्सिक्वेंटली 2 लाख मिला, सपोज ओपनिंग 2 लाख है, ऐसा सब्सिक्वेंटली हम लोग को 3 लाख आया, मतलब ओपनिंग रॉन्ग है, तो लास्ट क्या है, गड़बड़ है। थोड़ा आइडिया तो मिलेगा ना मुझे। सपोज ओपनिंग 2 लाख के सब्सिक्वेंट हमको 1.5 लाख ही मिला, तो अगर 1.5 लाख मिलने के बाद 50,000 वो लोग बैलेंस दिखा रहे और फिर करंट ईयर का सेल अलग दिखा रहे, मतलब 50,000 अभी बैलेंस दिख रहा है और करंट ईयर का सेल अलग है, तो हम बोलेंगे सही है। ओपनिंग कंफर्म हुआ कि नहीं? अब कोई बच्चे को लग रहा है कि 2 लाख ओपनिंग था, तो 1.5, अभी देखो 2 लाख ओपनिंग था, करंट ईयर में एक भी सेल किया नहीं उसको, तो 1.5 लाख आया, तो अभी भी लास्ट ईयर का कितना बचा, 50,000। अगर लास्ट ईयर का 50,000 अभी भी दिख रहा है और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख का सेल किया, उसमें 4 लाख मिला, तो 1 लाख ये बचा और पहले का 50, तो क्लोजिंग कितना होगा, 1.5 लाख। अरे कर सकते कि नहीं सब्सिक्वेंट कैश से? तो तुम बोलोगे कर सकते हैं, घर जाना है, मैं क्या करूंगा घर जाके यार। तो यहाँ पे एवरीवन, एग्जामाइन स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश, शिपिंग डॉक्यूमेंट से भी माल आया गया, पता चलता कि रियल में सेल हुआ। हाँ, क्योंकि अब डेटर डेटर कंफर्म नहीं करो तो कैसे मान ले फेक सेल हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट चेक करो, सेल्स नियर दी पीरियड एंड चेक करना बहुत जरूरी है। पर ईयर एंड में क्या होता है मालूम है, मार्केटिंग वाले अपना टारगेट अचीव करने के लिए फर्जी सेल्स, जैसे लोन वालों को टारगेट होता है 31 मार्च, कार सेल्स वालों को टारगेट होता है, तो फर्जी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। 315 में तो बताया था कि हम इंक्वायरी मार्केटिंग वाले से भी करेंगे, लोग फर्जी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ईयर एंड के सेल्स को ज्यादा चेक करो। सेम क्रेडिटर में उल्टा, कैश डिसबर्समेंट हमने पेमेंट किया सप्लायर को, फिर कितनी बार क्रेडिटर से बात हुई हमारी, देखो
मैनेजमेंट कितने बार क्रेडिटर से बात किया उससे पता चलेगा कितना माल आया, कम्युनिकेशन में रहता है ना, चैट वेट में सब ईमेल में रहता है, और अदर रिकॉर्ड चेक करो क्रेडिटर का लेके, ठीक है, और गुड्स रिसीव नोट्स मतलब माल आया उसका प्रूफ। समझ में, ये था ऑल्टरनेट प्रोसीजर। एंड लास्ट पार्ट 505 हमने शुरू किया था 10 दिन पहले और आज खत्म हो रहा है, 11 दिन से पढ़ाया 505, फिर भी तुम लोग का रिवीजन नहीं करेगा। बताओ, इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रिजल्ट रेलिवेंट भी हो सकता है। देखो रिजल्ट कैसा चाहिए मुझे, मैंने जो चीज कंफर्म करने बोल रहा हूँ उसी का रिप्लाई है, रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा रिप्लाई उसी चीज का, जो रिप्लाई है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मेरे को ट्रस्ट आना चाहिए कि थर्ड पार्टी से रिप्लाई करा सही है। तो हमने बोला कई रिक्वेस्ट में हम लोग उससे डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, और अगर वो रेलिवेंट रिलायबल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिए चारों, अरे बोलो यार। और मैंने अबाउ प्रोसीजर हेल्प करता हूँ ऑडिटर को इन कंक्लूडिंग वेदर मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस मिला है कि नहीं, अगर रिलायबल नहीं हुआ तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म करूंगा, बराबर। अब ये वाली बात बची थी, ये इसको खत्म करते तो भैया घर जाते मोमोज लेके। बंगाली लोग साले मोमोज मच्छी रोहू बंगाली के चक्कर। रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंपनी क्या, अल्लू तो रहा तो बंगाल में ना बचपन से, अरे उनका बॉर्न भी बंगाल में हुए सब। हाँ, पानी खाबो, अरे पानी पीबो होता है, हाँ जॉल खाबो होता है, जॉल पीबो होता है, हाँ खाबो, पागल पागल बंगाली लोग कुछ भी। हाँ? अभी वो हम लोग एनिवर्सरी का मेरा डिनर करने गए थे, वहां पे क्या मंगाया, मिष्टी दही, अरे दही उधर खा, इधर बॉम्बे मिष्टी दही, अरे मीठे लोग खाते हो सब, हाँ यहाँ पे मिष्टी दही, मिष्टी दही रियली बहुत टेस्टी होता है मिष्टी दही, एकदम देसी दही मिलती है, मजा आ जाता है। अब तो बॉम्बे में भी बिकता है, बॉम्बे में बहुत जगह पे स्वीट की दुकान है, स्वीट का नाम है बंगाल स्वीट, वहां पे मिलता है मिष्टी दही, बट मैं मीठा खाता नहीं। क्या क्या बोल रहे, कौन रश्मि, अभी तक तेरा सर दुख रहा था। एवरीवन चले आगे, मिष्टी दही को छोड़ो, इधर देखो, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे, अगर मुझे डाउट है तो मैं फर्दर ऑडिट लेके रिजॉल्व करूंगा, बराबर। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल, गाइस यहाँ पे ना मेरे को रिस्पॉन्स का रिप्लाई का उसी पे डाउट है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया बट वो रिलायबल नहीं है, देखो ध्यान से, डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर को फर्दर ऑडिट करना, और नीचे क्या लिखा है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल। अच्छा दोनों पे रिस्पॉन्स है, यहाँ पे तुमको क्लियर डाउट है रिलायबिलिटी, एकदम क्लियर डाउट है कि भाई रिलायबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे डाउट है मतलब रिलायबल नहीं है, और यहाँ पे एकदम श्योर हो कि नॉट रिलायबल है, समझा क्या बोला मैंने, डाउट मतलब यहाँ पे तुमको 20-30% क्या लग रहा है, डाउट है कि जो रिप्लाई है सही, और यहाँ पे नॉट रिलायबल मतलब 100% तुमको पता है कि रिलायबल नहीं है, समझा, फिर रीड करो तो समझेगा क्या बनाती है आईसीआई भाई। क्या लिखा है, डाउट ओवर, डाउट है, डाउट 100% 20-30% होता है, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स आ गया बट उसकी रिलायबिलिटी में 20-30% डाउट है, और सेकेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल ही नहीं है, 100% या डाउट नहीं है, समझा, दोनों का रिस्पॉन्स है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी डाउट है तो क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट करके वो डाउट को रिजॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिजॉल्व, समझ में आ रहा है, थोड़ी सी डाउट है, बट यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना, ऑडिटर शैल इवेल्युएट द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम, रोमम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि थोड़ा भी रिलायबल नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है, तो भाई रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, पहले के मुकाबले रिस्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और अगर 100% रिलायबल नहीं तो मतलब फ्रॉड है, रिस्पॉन्स मतलब उसने झूठा रिस्पॉन्स किया है, डेटर के साथ उसकी फिक्सिंग होगी मैनेजमेंट की, झूठा रिस्पॉन्स किया तो फ्रॉड भी हो सकता है, और फिर मुझे दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा, इस समझ में आया फर्क, बोलो यार, क्या 510 का इंट्रोडक्शन दे दूं,
तेरे मस्त मस्त दो नैन, जाओ मजा करो। क्या तेरा डाउट खत्म ही नहीं होता है?